Hello everyone, welcome to IQ Civils IAS Academy. This is Harshit Omar, Senior Faculty of IQ Civils IAS Academy. दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वार्म वाटर पॉलिसी ऑफ रशिया। आप में से काफी लोग इस पॉलिसी के बारे में नहीं जानते होंगे, बट अगर ये फॉरेन पॉलिसी रशिया की नहीं होती तो रशिया एंड यूक्रेन, क्रीमिया ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिलता। तो अब ये वार्म वाटर पॉलिसी ऑफ रशिया है कैसे, और ये पॉलिसी किस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर में इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वार्म वाटर पॉलिसी है क्या, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर वर्ल्ड हिस्ट्री, दैट इज जीएस पेपर 1 मेंस एग्जामिनेशन, यूपीएससी मेंस। क्लियर? तो आज हम वार्म वाटर पॉलिसी पे डिस्कस करेंगे। देन विल सी रशिया यूक्रेन वॉर ऑल्सो, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑल्सो इन दिस सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि IQ सिविल्स डेली जो कि काफी इंपॉर्टेंट IAS एकेडमी है नॉर्थ ईस्ट की, इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ असम के, और जल्द ही एक नया बैच शुरू होने जा रहा है यूपीएससी एंड एपीएससी एग्जामिनेशन का फ्रॉम 25th of July, and second batch will be starting in August. क्लियर? साथ ही साथ IQ सिविल्स IAS एकेडमी, जो कि सभी के डिमांड पर एक नए कोर्स के साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में लेके आ रहा है एनसीईआरटी का कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स। अब हमें पता है कि एनसीईआरटीज क्या है। एनसीईआरटीज आर द बेसिक फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन नॉट ओनली फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, फॉर एवरी कॉम्पिटिशन। क्लियर? तो एनसीईआरटीज के साथ साथ IQ सिविल्स IAS एकेडमी ने एक अपना नया कोर्स भी लॉन्च किया है, दैट इज मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम, MGP, दैट इज मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम। क्लियर? तो लिमिटेड सीट्स हैं, जल्द से जल्द एनरोल करिए अपने आप को। जिनको लगता है, जिनका बेस कमजोर है, जिन्हें एडवांस चीजें समझ में नहीं आती हैं, या जो लोग कोचिंग कर चुके हैं कहीं से फिर भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मेरा मानना है कि आप एनसीईआरटी कोर्स में एनरोल करें। क्लियर? तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं रशिया की फॉरेन पॉलिसी की, वार्म वाटर पॉलिसी की। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर की, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी, दैट इज वार्म वाटर पॉलिसी। वार्म वाटर पॉलिसी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि इस साल हमने देखा, रशिया यूक्रेन वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री as well as international relations. International relations. Now we'll try to understand first reasons behind Russia Ukraine war. Now अब मैं आप सभी को सबसे पहले, अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर की, तो इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल रशियाज फॉरेन पॉलिसी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा रशियाज फॉरेन पॉलिसी। नाउ टू अंडरस्टैंड रशियाज फॉरेन पॉलिसी वी नीड टू गो बैक इन 17th century, very important, 17th century. In 17th century there was a ruler called as Peter the Great. Peter the Great. He was the ruler of Russia. Ruler of Russia. Now, first of all, you should know the geography of Russia.
अब रशिया की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती है उसकी ज्योग्राफी से. Russia's foreign policy depends on geography of Russia. Now the question is how? किस तरीके से रशिया की फॉरेन पॉलिसी उसकी ज्योग्राफी पर डिपेंड है. Now if you see the location of Russia in north, now अगर आप रशिया का मैप देखें तो नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक रीजन. आर्कटिक रीजन इन नॉर्थ, which is of no use for trade and commerce, because पूरे साल क्या रहता है? पूरे साल याद रखिएगा आइस. समझ में आ रहा है? तो ट्रेड एंड कॉमर्स कर नहीं सकते नॉर्थ से. क्लियर? रशिया की अगर बात करें तो देन इफ यू सी ईस्ट, ईस्ट में क्या है? ईस्ट में साइबेरियन डेजर्ट. साइबेरियन डेजर्ट. Now Siberian desert means cold desert. Cold desert. और इस Siberian desert में inhabitation भी कम है. That means this region is also of no use. इसका भी कोई यूज नहीं. Then if we take the example of southern part of Russia, south में क्या है? Steppe grassland. Steppe grassland. और ये रास्ता कहां पर खुलता है? सेंट्रल एशिया में. सेंट्रल एशिया. तो इस रास्ते का भी कोई यूज नहीं है. तो रशिया का एक ही डोर है जो खुलता है, दैट इज इन यूरोप. यूरोप में खुलता है रशिया का एक डोर, एंड दिस डोर ओपन्स इन ब्लैक सी. वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक सी. सो इन 17th century there was a ruler whose name was Peter the Great. He started a policy that is warm water policy. Warm water policy. अब ये warm water policy क्या है कि रशिया जो है ब्लैक सी, बाल्टिक सी टू ब्लैक सी, फ्रॉम बाल्टिक सी टू ब्लैक सी, Russia will try to secure the warm water ports, because Russia का एक ही रास्ता है, that is Black Sea, from Baltic to Black Sea. Now if you see the location of Ukraine, that is in Black Sea only, Ukraine. Clear? तो रशिया के लिए जब एक ही डोर है ट्रेड एंड कॉमर्स का, और अगर वेस्टर्न पावर्स ब्लैक सी पर भी अपना डोमिनेंस ले आएंगे तो रशिया का ट्रेड एंड कॉमर्स क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. तो रशिया को सब कुछ मंजूर है, बट ब्लैक सी पर, याद रखिएगा, ब्लैक सी, क्रीमिया पर कॉम्प्रोमाइज करना मंजूर नहीं है. रशिया G8 से निकलने को बाहर है. रशिया G8 से बाहर आ गया 2014 में. रशिया को उसमें दिक्कत नहीं है, बट रशिया ब्लैक सी पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा. क्लियर? तो ये है वार्म वाटर पॉलिसी, एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी आज आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आप में से 99% लोगों को वार्म वाटर पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं है. इसीलिए जब तुम चीजें करंट पढ़ते हो तुम्हें समझ में नहीं आती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड. समझ में आ रहा है? हमेशा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करिए. सो नाउ विल सी रीजंस क्या क्या है रशिया यूक्रेन वॉर के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप ये मैप देख सकते हैं, ब्लैक सी, दिस इज क्रीमिया जो कि ऑलरेडी रशिया ने 2014 में ले लिया था, एंड दिस इज यूक्रेन. क्लियर? नाउ अब ये आप देख सकते हैं मैप रशिया का. क्लियर? तो रशिया और यूक्रेन का वॉर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक रशिया यूक्रेन की ये जितनी भी ब्लैक सी के पास स्टेट्स हैं वो कैप्चर नहीं कर लेता. और जिस दिन रशिया ये सारे स्टेट्स कैप्चर कर लेगा, ये सारे रीजन्स, उस दिन रशिया यूनिलैटरली वॉर खत्म कर दे. समझ में आ रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज रशिया यहां पर बिल्कुल भी वेस्टर्न पावर्स का डोमिनेंस आने देना नहीं चाहेगा. क्लियर?
So Russia's siege of Ukraine focused the role of ports. So to understand this war, you need to understand the role of ports. That is warm water ports, जो अभी मैंने पॉलिसी डिस्कस की है, एंड यही हमेशा से रशिया की फॉरेन पॉलिसी रही है. सो वेस्टर्न थिंकर्स एंड वेरियस अदर पॉलिसी मेकर्स को याद रखिएगा, इन्होंने बहुत सारी चीजों से रशिया के एक्शन को याद रखिएगा डिटरमाइन किया हुआ है. समझ में आ रहा है? वार्म वाटर पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी है. क्लियर? नाउ अब जिस जो टाइम पीरियड है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जो टाइम पीरियड है ब्रिटिश कोलोनियलिज्म का, दैट इज इन 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी, ब्रिटिश एंड फ्रांस, टू इंपीरियल पावर्स वर देयर. तो ब्रिटिश एंड फ्रांस दे विल ट्राई टू सिक्योर ब्लैक सी. वो हमेशा चाहेंगे कि ब्लैक सी पर डोमिनेंस बिल्कुल भी ना है, किसका? रशिया का. समझ में आ रहा है? और वहीं से शुरुआत होती है ईस्टर्न क्वेश्चन की. ईस्टर्न क्वेश्चन, दैट मींस द, अब उस समय याद रखिए कि ये जो टर्की आप देख रहे हैं, दिस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था. ऑटोमन एम्पायर का डोमिनेंस ईस्टर्न यूरोप में था एंड वेस्ट एशिया में भी था. और मेन कैपिटल, मेन सेंटर क्या था ऑटोमन एम्पायर का? टर्की, कॉन्स्टेंटिनोपल. क्लियर? तो अब एक चीज याद रखिएगा, अब टर्की, ऑटोमन एम्पायर का डोमिनेंस था, तो इसीलिए क्रीमिया वॉर हुआ 1854 टू 1856 बिटवीन टर्की एंड रशिया. तो अब जब ये वॉर हुआ, क्रीमियन वॉर, पहली बार क्रीमियन वॉर हुआ 1854 टू 1856 बिटवीन टर्की एंड रशिया. क्लियर? अब ये टर्की एंड रशिया के बीच में हुआ, तो ब्रिटेन एंड फ्रांस आ गए टर्की के साथ में. क्यों आए ब्रिटेन एंड फ्रांस? बिकॉज ब्रिटेन एंड फ्रांस को पता था कि अगर ब्लैक सी में रशिया का डोमिनेंस आ गया, ब्लैक सी रशिया के कंट्रोल में चला गया, तो वो ट्रेड एंड कॉमर्स कर नहीं पाएंगे. एंड ब्लैक सी इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो. क्लियर? तो वहीं पर याद रखिए क्रीमियन वॉर हुआ. क्लियर? तो इंपीरियल ब्रिटेन वॉज ऑल्सो वरिड अबाउट इट्स कॉलोनीज इन एशिया. हिटलर जर्मनी ऑल्सो. क्लियर? सो इसीलिए जितनी भी पावर्स जो विक्टोरियस पावर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, उन्होंने भी कंसर्न शो करे थे ब्लैक सी के लिए. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस एरिया में किसका डोमिनेंस धीरे धीरे आया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब तुम ये सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों चाहिए सभी को ब्लैक सी? बिकॉज 1860 ऑयल वॉज डिस्कवर्ड इन रोमानिया. ऑयल डिस्कवर्ड हो चुका है रोमानिया में, ईस्टर्न यूरोप. इसीलिए 1869 में क्या बना? स्विस कैनाल. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सब लोग कहां पे आना चाहते हैं? सभी पावर्स कहां पे आना चाहते हैं? मिडिल ईस्ट. क्लियर? इसीलिए मिडिल ईस्ट कभी भी स्टेबल नहीं रह पाया, क्योंकि सारी पावर्स कहां पे एंगेज कर रही है? मिडिल ईस्ट में. सो इसीलिए रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, रशिया के जो एक्शन है, वो कौन डिटरमाइन करता है? रशिया की ज्योग्राफी. बिकॉज रशिया की ज्योग्राफी ऐसी है कि रशिया को ब्लैक सी चाहिए ही चाहिए. सो द फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया डिपेंड्स ऑन रशियाज ज्योग्राफी. So Russia's actions in Ukraine, they have both historical as well as current relevance also. Clear? Now, so for centuries Russia ने, याद रखिएगा, रशिया के लिए ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है. रशिया के लिए ब्लैक सी, you can say it is a central to its foreign policy, central to Russia's foreign policy because of abundance of warm water ports in Black Sea. And the most important, Sevastopol in Crimea. Because if you see the location of Russia, ports on the Arctic freeze for several months, तो वहां से trade and commerce कर नहीं सकते. Clear? Then most of its Europe facing ports like St. Petersburg, these are historically ice locked port हैं. Clear? And if you see the eastern side सबसे important कौन सी है रशिया की? Vladivostok. This is the largest Russian port on Pacific Ocean. Same problems, cold desert. And this Vladivostok, it is enclosed in Sea of
जापान। तो रशिया के पास याद रखिए, मोर ओवर नन ऑफ दीज पोर्ट्स इवन व्हेन ओपन फॉर बिजनेस allow for easy access to the Mediterranean Sea. That is why Russia has left only one thing, that is warm water, that is in Black Sea. Black Sea ही रशिया के पास बचता है। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? पीटर द ग्रेट 1682 to 1725, 17th century. And at that time also Russia fought several wars with Ottoman Empire to control warm water ports in Black Sea. So by 1812 Russia had managed to secure control entire northern coast of sea. 1812 से रशिया ने पूरा नॉर्दर्न कोस्ट कंट्रोल करना शुरू किया। क्लियर? तो मैंने आपको बताया उस समय पे ऑटोमन एम्पायर थी। ऑटोमन्स कौन थे? ऑटोमन्स कौन थे? टर्क्स थे। सो मेडिटेरेनियन वाज स्टिल गवर्न्ड बाय टर्क्स एट दैट टाइम, ओके, एंड दे यूज्ड टू कंट्रोल डार्डेनलीज एंड बोस्पोरस स्टेट। मैपिंग कर लीजिएगा, मैपिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में याद रखिए रशिया ने एक सीक्रेट डील की, एंड दिस डील इवेंचुअली वेंट नोवेयर विद ब्रिटेन एंड फ्रांस, क्योंकि ब्रिटेन एंड फ्रांस ने 1916 में आपस में एक सीक्रेट डील की। उस डील का नाम था साइक्स पाइकॉट अग्रीमेंट। साइक्स पाइकॉट अग्रीमेंट में क्या था कि जिस दिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा उस दिन मिडिल ईस्ट की कॉलोनीज ब्रिटेन एंड फ्रांस आपस में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ब्रिटेन एंड फ्रांस। इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तुरंत ब्रिटेन एंड फ्रांस ने वेस्ट एशिया को डिवाइड किया। ब्रिटेन के पास क्या गया? पैलेस्टीन। पैलेस्टीन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। इराक वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। फ्रांस के पास लीबिया, जॉर्डन, सीरिया, ये सब फ्रांस के पास चला। तो ये सीक्रेट डील थी। क्लियर? बिकॉज अब ब्रिटेन एंड फ्रांस चाहते क्या थे? दे वांटेड टू कंट्रोल कॉन्स्टेंटिनोपल, दे वांटेड कंट्रोल ऑफ टर्किश स्ट्रेट्स। क्यों चाहते थे? एक तो रशिया को रोकना था। अब इसके पीछे रीजन था 1917 में कम्युनिज्म आ गया। पहली बार दुनिया में एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गई, दैट इज यूएसएसआर। समझ में आ रहा है? तब आप देखेंगे इन 1936 मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन, दिस गेम टर्की। मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन ने टर्की दिया। समझ में आ रहा है? टर्की को क्या दे दिया? टर्की को कंट्रोल दे दिया बोस्पोरस स्ट्रेट का। मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन ने बोस्पोरस स्ट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टर्की इज अ पार्ट ऑफ नेटो ऑल्सो। तो 1947 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1947 टू 1991 इस वर्ल्ड में एक नया इवेंट चला, दैट इज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर फ्रॉम 1947 टू 1991 टिल disintegration of USSR. Clear? So during Cold War, Soviet Union became dominant power in Black Sea. Soviet Union means USSR dominant power थी, और 1991 में सोवियत यूनियन USSR डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसइंटीग्रेटेड। अब सोवियत यूनियन का पार्ट यूक्रेन भी था। एट दैट टाइम यूक्रेन वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। So after the collapse of Soviet Union in 1991, Russia lost many of its territories. And तब रशिया ने अग्रीमेंट किया यूक्रेन के साथ, और उस अग्रीमेंट में डिवाइड किया गया ब्लैक सी फ्लीट को। समझ में आ रहा है? एंड सेवास्तोपोल बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है रशिया के लिए। डिवाइड किया यूक्रेन एंड रशिया ने आपस में ब्लैक सी फ्लीट को, कि कुछ पोर्ट्स, वार्म वाटर पोर्ट्स रशिया के पास रहेंगे। एंड 2010 में अब एक दिक्कत हो गई, जो कीव है, क्रीमिया। तो कीव ने मॉस्को की लीज, मतलब रशिया की लीज को क्या कर दिया? रिन्यू कर दिया 2042 तक। बट तब एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था विक्टर यानुकोविक। ये यूक्रेन चले गए 2014 में, और पुतिन को याद रखिएगा कि ये डर था कि कहीं ये अग्रीमेंट टूट ना जाए यूक्रेन एंड रशिया के बीच में। इसीलिए 2014 में रशियन प्रेसिडेंट
व्लादिमीर पुतिन अटैक्ड ऑन क्रीमिया और रशिया ने क्रीमिया तुरंत सिक्योर कर लिया। समझ में आ रहा है? तो जो आज करंट क्राइसिस है यूक्रेन की, इट मे पार्टली बी एट्रीब्यूटेबल टू रशियाज डिजायर टू कंट्रोल वार्म वाटर पोर्ट्स। रशिया को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? वार्म वाटर पोर्ट्स। Now to understand warm water ports, you need to understand the foreign policy, you need to understand the geography of Black Sea. Now here you can see this map. आप यहां पर ये मैप देख सकते हैं ब्लैक सी का। Now if you see the map of Black Sea, इसकी ज्योग्राफी कैसी है? लिटोरल ज्योग्राफी। बिकॉज अब यूपीएससी यहां पे आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकती है, प्रीलिम्स, क्योंकि मैपिंग से हर साल एक क्वेश्चन आता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर 2023 ऑल्सो। ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर लगती हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ब्लैक सी इज बॉर्डर्ड बाय यूक्रेन टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, एंड रशिया एंड जॉर्जिया टू द ईस्ट, टर्की टू द साउथ, बुल्गारिया एंड रोमानिया टू द वेस्ट। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसीलिए इस सीरीज का मेन मोटिव ये है कि मेंस के लिए कैसे तुम्हें पढ़ना है और प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है, और एक बैकग्राउंड खूब अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्लियर? सेकंड, अब ब्लैक सी की ज्योग्राफी मैरीटाइम ज्योग्राफी भी है। व्हाई? बिकॉज इट लिंक्स टू द सी ऑफ मरमारा थ्रू द बॉस्पोरस स्ट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट, सी ऑफ मरमारा थ्रू बॉस्पोरस स्ट्रेट। यहां पर आप देख सकते हैं टर्किश स्ट्रेट, एंड देन टू द एजियन सी थ्रू द डार्डेनलीज स्ट्रेट्स। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। सो दिस इज ब्लैक सीज ज्योग्राफी। नाउ अब इंपॉर्टेंस क्या है ब्लैक सी की रशिया के लिए? वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लैक सी फॉर रशिया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ब्लैक सी की, बिकॉज इफ यू सी ब्लैक सी रीजन, इट इज हैविंग अ जियो स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव फॉर रशिया। समझ में आ रहा है? बिकॉज रशिया की पावर जो मेडिटेरेनियन में होनी चाहिए वो किसके थ्रू हो सकती है? ब्लैक सी के थ्रू ही हो सकती है। और रशिया की जो मार्केट है, रशिया का जो ट्रेड एंड कॉमर्स है सदर्न यूरोप के साथ, वो भी ब्लैक सी के थ्रू। तो ब्लैक सी क्या है रशिया के लिए? ये गेटवे है मेडिटेरेनियन सी का। दैट इज व्हाई ट्रेडिशनली रशिया यूज्ड इट्स वार्म वाटर पॉलिसी टुवर्ड्स यूरोप। सेकंड, ब्लैक सी इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजिक बफर। बफर कैसे? ये स्ट्रेटेजिक बफर है बिटवीन नेटो एंड रशिया। तो जैसे ही नेटो ने अपनी मेंबरशिप के लिए यूक्रेन को अप्रोच किया, तुरंत आप देखेंगे रशिया और यूक्रेन का वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो। क्लियर? सेकेंड इंपॉर्टेंस ब्लैक सी की, दैट इज ब्लैक सी फ्लीट। क्लियर? सो रशिया क्या चाहता है? रशिया चाहता है कंप्लीट कंट्रोल ओवर ब्लैक सी सिंस क्रीमियन क्राइसिस ऑफ 2014। 2014 में रशिया ने अधूरा सपना अपना पूरा किया था। समझ में आ रहा है? रशिया हैज स्टेशन्ड इट्स ब्लैक सी नेवल फ्लीट इन ब्लैक सी। ये याद रखिएगा। अब ब्लैक सी फ्लीट क्या है? ब्लैक सी फ्लीट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, और ये ब्लैक सी फ्लीट रशिया ने बनाई थी 1783 में। इस फ्लीट में रशिया क्या करता है? रशिया अपनी नेवी हमेशा रखता है ब्लैक सी में, सी ऑफ अजोव एंड ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में। और इस ब्लैक सी का जो फ्लीट है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? सेवास्तोपोल। ये मेजर पोर्ट है क्रीमियन पेनिनसुला का। क्लियर? नाउ अब रशिया क्यों है ब्लैक सी में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो अभी इन्वेजन चल रहा है, ऑनगोइंग इन्वेजन, इन दिस डोमिनेशन ऑफ ब्लैक सी हैज अ मेजर ऑब्जेक्टिव। तो डोमिनेशन अगर रशिया को चाहिए ब्लैक सी में, यही मेन ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ रहा है? तो लैंड ब्रिज भी है जो कनेक्ट करता है रशिया एंड क्रीमिया को। तो अब रशिया क्यों वॉर नहीं रोक रहा है? रीजन है, रशिया पूरी तरीके से यूक्रेन को ब्लैक सी से जो भी रीजन लगते हैं उन पर कंट्रोल चाहता है। और जिस दिन जो यूक्रेन के रीजन, जो यूक्रेन के सिटीज ब्लैक सी से बॉर्डर लगते हैं, जिस दिन उन सभी सिटीज पर रशिया का कंट्रोल आएगा, रशिया वॉर रोक देगा। समझ में आ रहा है? तो पहली चीज, रशिया वांट टू कैप्चर मेरियोपोल। अब काफी सारे एफर्ट किए जा रहे हैं मेरियोपोल को कैप्चर करने के लिए। समझ में आ रहा है? बिकॉज द सी ऑफ अजोव पोर्ट
in the breakaway eastern Ukrainian oblast of Donetsk. And second, capturing Odisha. So Russia was also accepted to focus its military efforts on Odisha to the west of Crimea. क्लियर? अगर ये रीजन रशिया के पास चला गया तब यूक्रेन, अगर ये रीजन जो है आप देख सकते हैं यहां पर मैप में, लेट मी शो यू, नाउ हियर यू कैन सी दिस मैप, ये रीजन, ये पूरा यूक्रेन है। अब देख लो ध्यान से, ये पूरा यूक्रेन है, ये रशिया के कंट्रोल में, ये रशिया के कंट्रोल में। क्लियर? अब यूक्रेन का कौन सा रीजन है जो ब्लैक सी पर है? एक तो ये मैरियोपोल, दूसरा ये रीजन। और जिस दिन रशिया के कंट्रोल में ये पूरा रीजन आ जाएगा यूक्रेन का, एंड दिस रीजन, तब यूक्रेन की, याद रखिएगा, यूक्रेन की कोई भी सिटीज ब्लैक सी में बॉर्डर नहीं लगेंगे, और तब यूक्रेन क्या हो जाएगा? लैंडलॉक नेशन हो जाएगा। और रशिया यही चाहता है। तो रशिया को क्या चाहिए? जो भी ब्लैक सी से यूक्रेन के बॉर्डर एरियाज हैं उन पे अपना कंट्रोल लाना। समझ में आ रहा है? एंड उसी दिन रशिया अपना वॉर रोकेगा। क्लियर एवरीवन? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो जिस दिन रशिया के पास ओडेसा रीजन आ जाएगा, सो रिमेंबर दिस थिंग, Ukraine would lose access to his entire Black Sea coastline, and then Ukraine would be like landlocked country. Clear? So it is also the largest region in Ukraine. ये जो रीजन है ओडेसा, ये याद रखिए यूक्रेन का लार्जेस्ट रीजन है। और यही, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विद अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? अनदर इंपॉर्टेंस इज राइन मेन डैन्यूब कैनाल, जो कि कनेक्ट होता है ब्लैक सी को, जो ब्लैक, अब ये जो कैनाल है राइन मेन डैन्यूब कैनाल, इट कनेक्ट्स ब्लैक सी टू द अटलांटिक ओशियन एंड द पोर्ट ऑफ ओडेसा। और ये काफी इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन यूक्रेन एंड आउटसाइड वर्ल्ड का। तो रशिया इस पर कंट्रोल चाहता है ताकि यूक्रेन को कोई भी वेस्टर्न पावर सपोर्ट ना कर पाए। समझ में आ रहा है? ये मेन रीजन है। और इन सभी चीजों का बैकग्राउंड क्या है? रिमेंबर दिस थिंग, इन सभी चीजों का बैकग्राउंड है वार्म वाटर पॉलिसी। एंड वार्म वाटर पॉलिसी इज कनेक्टेड विद रशियाज फॉरेन पॉलिसी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रशियाज फॉरेन पॉलिसी। एंड इसी पॉलिसी की वजह से क्रीमियन वॉर हुआ था, क्रीमियन वॉर बिटवीन टर्की एंड Russia 1854 to 1856, which is very important for your world history in GS paper 1. Clear? तो आई होप आपको अभी तक का पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि रशिया को यूक्रेन से क्या चाहिए और रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, क्योंकि रशिया की ज्योग्राफी ही डिटरमाइन करती है रशिया की फॉरेन पॉलिसी को। क्लियर एवरीवन? तो ये ध्यान रखिए। तो इसीलिए आप देखेंगे अभी रिसेंटली, अब इन सभी चीजों का आउटकम क्या है? अब यूएस जो है यूक्रेन को आर्म्स एंड एमिनिशंस प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? अब याद रखिए कि अभी रिसेंटली क्या हुआ, अब रशिया जो है नेचुरल गैस ऑयल बहुत सस्ते में दे रहा है पूरे वर्ल्ड को। रशिया ने बोला ईरान को भी कि भाई तुम भी आ जाओ। तो इसीलिए अब ब्रिक्स की बात हो रही है कि ईरान को भी लाया जाए, ब्रिक्स प्लस की बात हो रही है। और तब आप देखेंगे इसी बैकग्राउंड में यूएस ने एक इनिशिएटिव बना लिया जिसको कहा जाता है I2U2। I2U2 मींस इंडिया एंड इजराइल, U2 means USA and UAE। और अभी रिसेंटली बाइडेन साहब ने विजिट किया कहां पर? सऊदी अरेबिया। और वहां के किंग से बोला कि पेट्रोलियम की प्रोडक्शन को बढ़ा दो। बट अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है और वहां के जो किंग हैं उन्होंने क्या बोला बाइडेन को? उन्होंने बोला,
उन्हें ये चीज समझ में आ गई कि यूएस अब हमारे ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि अब सऊदी के रिलेशंस रशिया से भी हैं। तो बाइडेन का मोटिव क्या था? बाइडेन का मोटिव है मेन चीज, सऊदी रशिया से ज्यादा प्रोड्यूस करे। समझ में आ रहा है? क्योंकि रशिया की वजह से, रशिया जो कि एनर्जी सप्लाई बहुत सस्ते में दे रहा है, इससे यूएस को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें जब तुम पढ़ते हो ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से तुम्हें पूरी स्टोरी बनानी पड़ेगी, तभी चीजें समझ में आएंगी। ये याद रखिएगा। क्लियर एवरीवन? रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो ये था वाई रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। रशिया ने यूक्रेन पर क्यों इन्वेजन किया? रीजन क्या है? वार्म वाटर पॉलिसी। क्लियर? नाउ अब लास्टली मैं आप सभी को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। अब ये गुड न्यूज क्या है? जल्द ही IQ सिविल्स IAS Academy, soon they are going to launch free initiative for APSC and UPSC। अब ये फ्री इनिशिएटिव है क्या? दिस विल बी ऑन यूट्यूब। अब इसमें होगा क्या? इस सेशन में, इस इनिशिएटिव में around 25 questions which would be related to APSC prelims टीचर्स द्वारा डिस्कस किए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। समझ में आ रहा है? जो आपको प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, करंट बेस्ड भी होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये फ्री इनिशिएटिव जल्द ही शुरू होगा IQ सिविल्स IAS एकेडमी की तरफ से। क्लियर एवरीवन? सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि रशिया और यूक्रेन का वॉर रीजन क्या है। ये सारी चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।